अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम सलाम जेके इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और इस प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और मजहबी मामलात पर बात करते हैं और पार्लियामेंट से लेकर जम्मू कश्मीर के हालात तक के पल पल की खबर इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भी जहां वादी कश्मीर के मौसम की हम बात करेंगे, जहां हवाई सफ़र की बात होगी, वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। जहां पर हम बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर की, और पार्लियामेंट के अंदर जहां जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को बहाल करने की भी बात कही जा रही है, रियासत का दर्जा बहाल करने की बात की जा रही है, वहीं पर मरकज़ी सरकार की जानिब से मेंबरान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब भी ऐवान के सामने रखा जा रहा है। पार्लियामेंट की कार्रवाई यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ दूसरे मामलात हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें या उसके साथ साथ रेल सर्विस की बहाली के हवाले से, वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम दो अहम मुद्दों पर बात करेंगे। दो अहम मुद्दे, जो एक मुद्दा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के रिलेटेड है और दूसरा मुद्दा जो सिर्फ वादी कश्मीर के रिलेटेड है। पहला मुद्दा आबी पनाहगाहों की बचाव के लिए जहां बहुत सारी बातें भी कही जा रही है और इंतज़ामिया की जानिब से ये बात कही जा रही है कि इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। उन आबी पनाहगाहों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम खास बात करेंगे कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर इन आबी पनाहगाहों की क्या सूरत हाल बनी है, क्या ये तशवीशनाक है या तसल्ली बख्श, इस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हम जिस मुद्दे से करेंगे वो मुद्दा न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि काफ़ी तशवीशनाक भी है वादी कश्मीर के लिए, और उस वादी कश्मीर के लिए जिससे पिरवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे मुद्दे से पहले आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2016 के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मनशियात मुखालिफ मुहिम में काफ़ी तेज़ी लाई है। आए रोज़ शुमाल जनूब से ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई के दौरान कई मनशियात फरोशों को दबोच लिया है, उनसे मनशियात भी ज़ब्त की गई है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रही है और उसके साथ साथ एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर पुलिस का कि ड्रग एडिक्शन सेंटर जो उनका है वो भी चल रहा है, काम कर रहा है, और काउंसलिंग करके जो नशे के लत में मुब्तला नौजवान हैं उनकी काउंसलिंग बाज़ाब्ता तौर की जाती है, उनका इलाज मुआलजा बाज़ाब्ता तौर पर किया जाता है ताकि नौजवान जो इस लत की तरफ चल चुका है उसको यहाँ से वापस लाया जाए। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है, रिपोर्ट के आंकड़े आप तक पहुँचाएंगे और आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये सिर्फ हैरान कुन ही है या तशवीशनाक भी है। लेकिन इससे पहले आपसे बताता चलूं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक हिस्सा प्रोग्राम का रहता है कॉलिंग प्रोग्राम का, जिसमें लोग अपने अपने इलाके के मुश्किलात या मसाइल उजागर करते हैं बिजली, पानी और राशन को लेकर। लेकिन आज हमारी तरफ से गुजारिश रहेगी नौजवानों से या समाज के उन लोगों से जिनकी नज़र समाजी बुराइयों पर रहती है, वो आज कोशिश करेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने की, अपनी तजवीज़ रखने की, क्योंकि आज के प्रोग्राम की शुरुआत ही हम मनशियात करेंगे और रिपोर्ट के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि वादी कश्मीर के अंदर अब 80% से ज़्यादा नौजवानों की तादाद ऐसी है जो आफीन या दूसरे मनशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हो चुके हैं। अगर आम नौजवान इसमें मुब्तला हो चुका होता तो बात शायद यहीं पर रुक जाती है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जिन नौजवानों की बात की गई है उनमें 12वीं जमात के तालिबे इल्म, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों की बात की गई है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सिर्फ हैरान कुन है या तशवीशनाक भी है। अब जिम्मेदारी किसकी है? जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम अपने तरीके से अंजाम दे रही है, इंतज़ामिया अपने तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं और उनमें यही कहा जा रहा है कि नौजवान को सही सिमत की ओर लेने की कोशिश है। अब समाज की जिम्मेदारी क्या है? इमामी मसाजिद की जिम्मेदारी क्या है? उलमाई किराम की जिम्मेदारी क्या है? और ख़ासकर जहाँ से ये नौजवान निकलता है यानी वालिदैन की जिम्मेदारी इसमें क्या है? इससे पहले कि हम बात करेंगे उन लोगों से भी जिन लोगों की नज़र इस पर रहती है और उन लोगों से भी
जो इमामी मसाजिद भी है, उलमाई कराम से भी हम कोशिश करेंगे जुड़ने की, ताकि वाज़ेह तौर पर इस पर आज बात हो। लेकिन इससे पहले रिपोर्ट के आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे और आसिफ मेरे साथ है, वो खुलासा करेंगे कि जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में क्या कुछ दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने बड़ा तशवीशनाक मामला है और सबकी जिम्मेदारी क्या है इस पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन मंशियात का कारोबार किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लखनपुर से शुमाली कश्मीर तक देखा गया है, उसकी बड़ी वजह क्या है, इस पर थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन सिर्फ अफीम का नशा करने वालों की तादाद जो कि वादी कश्मीर में 80% से जायद हो चुकी है, और जिस रिपोर्ट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको ये भी बताते चलें कि ये सरकारी रिपोर्ट नहीं, एक अस्पताल का जो आदादो-शुमार है, जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और खासतौर से बेरोजगारी या जहनी तनाव नौजवानों को जो इस लत की तरफ ले जाता है, और जम्मू कश्मीर इस वक्त कैसे एक मरकज बन रहा है, मंशियात का एक केंद्र बन रहा है, एक सेंटर बन गया है, जहां पर अब मंशियात फरोशों की भी और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की भी बड़ी तादाद सामने आ रही है। एक अस्पताल की रिपोर्ट आपके सामने रखने का मकसद ये कि एक बड़ा मामला जो इस वक्त समाज में सबसे ज्यादा परेशानी का बायस बना है, जिस पर जिम्मेदारियां सबकी बनती हैं। अब जरा अगर आदादो शुमार की तरफ चले तो सिर्फ ये एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान अगर आप देखेंगे, सिर्फ अफीम का नशा करने वालों की तादाद 85% के पार हो चुकी है। सिर्फ अफीम का नशा, याद रखिएगा, और एक अस्पताल की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। और एक चीज और भी, पिछला साल आपको याद होगा, उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही, हुकूमती फैसले कुछ या फिर इस तरह के हालात बने कोविड लॉकडाउन के बीच में, तो शायद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आदादो-शुमार कम हो सकते हैं, फिगर्स नीचे जा सकते हैं। कोविड लॉकडाउन भी मंशियात को कम करने में कामयाब नहीं हो सका। इंतजामिया की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयां, छापेमारी और इसके साथ साथ बाकी तमाम एजेंसियां जो मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को सरंजाम देती रही हैं, वो तमाम कार्रवाइयां अब तक मुकम्मल तौर कामयाब नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक अस्पताल की एक छोटी सी रिपोर्ट का खुलासा आपके सामने ये कर रहे हैं कि 6 वर्षों के दौरान सिर्फ अफीम का नशा करने वालों की तादाद 85% के पार हो गई है। अब हैरानी की बात इसमें क्या है, पूरे आदादो-शुमार को जब आप एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, इस पर रिव्यू करते हैं, तो पता यह चलता है कि 12 साल से 35 साल की उम्र के नौजवान, जिसमें आपको 9वीं जमात से ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक के तलबा, उसमें 2-3 वजूहात हैं, उन पर जरूर बात करेंगे, लेकिन 35 साल की उम्र तक के ज्यादा नौजवान, जो 50% से ऊपर इस वक्त तादाद बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली वादी के अंदर, जो मंशियात की लत में, इस दलदल में फंसे हैं। इसमें 2 वजूहात बताई जाती है। 9वीं से 12वीं जमात की जो तलबा है, उन्हें तो पता नहीं है, अवेयरनेस है, शायद कहीं ना कहीं जो है खामियां घर से या समाज से ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से वो इसके दलदल में फंस रहे हैं। उससे ऊपर जो तादाद बताई जाती है, माहिरीन का अगर माने तो माहिरीन जो बताते हैं कि इस वक्त जो 20 साल से 35 से 40 साल तक की उम्र के नौजवान हैं, उनमें बेरोजगारी का मसला, जहनी तनाव, अकेलापन, घर वालों से दूर और समाज में इस तरह का जहनी दबाव कि वहां पर उन पर प्रेशर बिल्ड होता है कुछ ना कुछ करने का, या बेरोजगारी का जो एक बड़ा मसला है, वो उन्हें इस दलदल की तरफ ले जा रहा है। अब इन आदादो-शुमार को जरा क्लियर करके आपके सामने रखते हैं। साल 2010 से के बाद अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया सरकार की तरफ से जिस तरीके से कोशिशें रही है, साल 2015 और 16 में, उस वक्त इस कोशिश में एक यूं कह सकते हैं कि कोशिश रंग लाई थी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, जब रिहैबिलिटेशन सेंटर का कयाम जो अमल में लाया गया था, तो उसमें कार्रवाइयां न सिर्फ मकामी सतह पर, बल्कि यह भी कहा गया था कि काउंसलिंग का अमल जो है उसमें मजीद तेजी लाई जाएगी, और जम्मू कश्मीर के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी माहिरीन की खिदमत हासिल करने की बात कही गई थी। सरकारी पॉलिसी वाज़ेह थी कि काउंसलिंग के जरिए इन नौजवानों के मंशियात में जो फंस चुके हैं उनसे उनको दूर रखा जाए, तादाद को कम किया जा सके। लेकिन आज एजेंसीज भी ये मान रही हैं कि सरहद पार से भी और सरहद के अंदर भी, दोनों तरफ से मंशियात की लत में जो लोग फंसे हैं, वो इन हालात का भी और इस तरह के इक़दामात का शिकार हुए हैं, जहां पर बड़ी परेशानी ये रही है कि आप ट्रांसपोर्ट शुमाली कश्मीर से लेकर लखनपुर तक देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट करके भी आज मंशियात की जो चीजें हैं, जो अफीम है, बाकी चीजें, हेरोइन, हर दूसरे दिन इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी करोड़ों रुपए कीमत होती है, वो पकड़ी जाती है। इस पर जिम्मेदारी जो आयद कर दी जाती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज यहां पर जानना जरूरी है कि अगर वादी कश्मीर से जम्मू तक या जम्मू कश्मीर से बाहर और बाहर से वापस जम्मू कश्मीर, जो हालात पंजाब के अंदर 90 से 2010 तक बने थे, क्या इन सभी सरगर्मियों से जम्मू कश्मीर भी उसी एक तस्वीर की तरफ जा रहा है जो पंजाब के अंदर था, या फिर मजीद इससे ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है ताकि जो 85% का आंकड़ा है, कम से कम इसको 15 और 10% तक लाया जा सके।
चलिए, एक अस्पताल की रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। आसिफ बता रहे थे कि आंकड़े जो आए हैं वो किस तरीके के हैं और तशवीशनाक है, हैरान कुन है। ये सब आम लोगों की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बात को हम लोगों के सामने लाएं। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर साथी इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम में जहां दूसरे मुद्दों पर बात होती है, वहीं पर आज के प्रोग्राम में हम मंशियात को लेकर बात कर रहे हैं। और एक हॉस्पिटल जो कि श्रीनगर के अंदर कायम है, वहां से जो रिपोर्ट सामने आई है, गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान जो तशवीशनाक सूरत हाल इस रिपोर्ट में सामने आ रही है, इसमें आपसे जानना चाहेंगे कि वादी के नामसाइद हालात भी बताए जा रहे हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके से नौजवानों का रोजगार चला गया, ये भी एक वजह बताई जाती है। यानी जहनी कोफत के शिकार नौजवान हैं, ये सारी वजहें बताई जा रही है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? समाज की जिम्मेदारी कहाँ पर है? इमामी मसाजिद की जिम्मेदारी कहाँ पे है? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की जिम्मेदारी क्या बनती है जब ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ चुकी है? साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ रशीद, आपका भी शुक्रिया इतना अहम और सेंसिटिव मामला आज प्रोग्राम के इब्तिदा में ही उठाने के लिए। जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि आइमा मसाजिद, खतीब हजरात, मौलाना हजरात, उलमा हजरात, मुफ्तियान किराम जो कि काफी समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और शरीयत के आसपास जो मामलात हैं जिन्हें जिगदे की नवियत इख्तियार करने से पहले उलमा अपनी आरा से हमें उन मामलात को हल करते हैं। लेकिन एक इंतहाई अहम मामला जो आपने आज उठाया, उसमें एक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान इसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी तादाद 80% के आसपास है। यानी जब आप इन चीजों की बात करते हैं, कोविड-19 के दौरान काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन बेरोजगारी का मतबादिल, बेरोजगारी का अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट हरगिज़ ये नहीं होता है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खेलेंगे। कितने ही लोग अपनी नौकरियों से दूर हो गए और ज़हनी खौफत के शिकार हुए। हम उनकी इनफरादी और इज्तिमाई सोच को और मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी हल जो है आपको इस तरफ नहीं ले जाता है। और बेशतर मौकों पर जिस तरह से साहिल साहब आपने तफसील में बताया कि वजूहात क्या है, सबसे पहली वजह जम्मू कश्मीर में जो अभी तक बताई जाती है, नामसाइद हालात, एक्सर्शन, टेंशन और बहुत ज्यादा जहनी दबाव एक नौजवान नस्ल में इस वक्त मौजूद है, चाहे वो एक तरफ का हो या दूसरी तरफ का हो। दूसरी बड़ी अहम वजह जो हमने इन अस्पतालों में जाकर सर्वे किया, माहिरीन से मिले, एक्सपर्टों से बातचीत की, वो है मियाँ बीवी के बीच में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर झगड़े, तनाजात। और कई केसेस आपको चौंका देने वाले होंगे कि जहां मियाँ और बीवी अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे के ऊपर नजर नहीं है और बच्चा माँ के लाड़ प्यार में चला गया क्योंकि उम्र कम है, बाप से अलहदा हो चुके हैं और पूछताछ बहुत कम है बच्चों में। वो भी एक परसेंटेज है जो इस नशेले अद्वियात, कोकीन, ब्राउन शुगर और अफीम में इस वक्त इस लत में पड़े हुए हैं। इसके बाद एक बड़ी तादाद इसमें वो लोग हैं जिनके पास माल पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने बच्चों से पूछताछ, अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब जो है वो बहुत कम है। तजम्मुल साहब, माजरत चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और इस्लामी स्कॉलर है। इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बात हो रही है मंशियात के हवाले से और जो रिपोर्ट सामने आई है वादी कश्मीर को लेकर कि नौजवानों का रुझान जो है वो मंशियात की तरफ बढ़ रहा है और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिम्मेदारी क्या बनती है जब नौजवान इसकी तरफ रागिब हो चुका है? यहाँ पर क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुस्तकबिल को भी बचाए और नौजवानों को भी सही राह पर ला सके? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जनाब, आपकी ये कोशिश काबिल कदर है। इस वक्त हमारी सोसाइटी अखलाकियात के दलदल में मनशियात ही की वजह से बढ़ती है और ये दुश्मनान दीन की पहले से साजिश और कोशिशें रही हैं कि वो असलहा के बगैर किसी कौम को, किसी समाज को तबाह और बर्बाद कर दें। और इससे बड़ा और कोई हथियार नहीं है अगयार के पास कि वो नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दें, उनकी अक्लें मालूफ कर दें। और ये नशावर चीज़ों, मनशियात और ड्रग्स से ही मुमकिन है। ये ऐसी चीज है जिससे हम रोज बरोज अपनी इज्जतें गंवाते हैं, अपनी मुरुवत
کھو دیتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی سوسائٹی، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی عزتیں اور اپنی جانیں تک کھو جاتے ہیں۔ بالکل اگر ہم منشیات کے نقصانات کی بات کریں تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے بڑھ کر کے کوئی اور جرم نہیں، اس لیے کہ ہر جرم کی کا سبب یہی ڈرگس اور منشیات بنتے ہیں۔ بالکل اس لیے اس سے پہلے کی دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری سوسائٹی مزید بکھراؤ کا شکار ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا سماج اور زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے، ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے سارے طبقات، اساتذہ اسکولوں میں، والدین گھروں میں، علماء حضرات اپنے دینی پروگراموں میں، بالکل اور سماجیات اور معاشرت کے ماہرین اپنے اپنے فیلڈز میں اس خطرناک سنگین صورتحال کا تدارک قبل از وقت کریں، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو، اپنے اولاد کو اور اپنی سوسائٹی کو بچا سکیں۔ بالکل معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا سری نگر سٹی میں، ڈل گیٹ کے ایریاز میں، کھانیار کے ایریاز میں، لال چوک کے ایریاز میں رات گئے کتنے ہی لوگ سڑک کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، انہیں اپنی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ بالکل 2 سال پہلے جموں کے گجر نگر میں ایک آدمی راستے کے کنارے پڑا تھا۔ یہ منشیات اس کے حواس کو اتنا تباہ برباد کر دیتی ہے کہ اس کے کھلے منہ سے سانپ اس کے گلے میں اتر گیا تھا، بعد میں اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بالکل تو میرے بھائیوں، یہ ڈرگس اور منشیات ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی لت ہے جو ہمارے مال کو، ہماری عزتوں کو، ہماری عقلوں کو، ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئی ہے۔ بالکل اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور ڈاکٹر مجھے صاحب خوشی ہوئی، ڈاکٹر صاحب آگے کی اور ہمیں اب تیاری کرنی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو بچانا ہے، لیکن جو نوجوان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، سرکار کو چھوڑ کر اگر ہم مذہبی تنظیموں کی بات کریں، کیا آج تک کسی تنظیم کی جانب سے ایسا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا، کیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ مذہبی تنظیموں کو اکٹھا ہو کر ایک ایسا سینٹر قائم کرنا چاہیے جہاں پر ان کی کاؤنسلنگ ہو، جہاں ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو؟ میرے خیال میں الحمدللہ اگر ہماری بستی عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاحی کوششیں جاری ہیں، اور دینی تنظیموں نے نوجوانوں کے اویئرنیس کیمپ، ٹریننگ کیمپ، کاؤنسلنگ کیمپ مختلف کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود الحمدللہ ایسے سینکڑوں پروگراموں میں شریک ہو چکا ہوں۔ سری نگر شہر میں کچھ ہمارے اہل خیر دوست ایسے بھی ہیں جو شہر میں پڑے ہوئے اس طرح کے نوجوانوں کو پکڑ کر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں لاتے ہیں۔ ہم نے ان کی مدد بھی کی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن جو جتنا بڑا سیلاب ہے اتنا بڑا بند نہیں باندھا گیا ہے، اتنی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ بالکل اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج دینی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے، این جی اوز کو آگے آنا چاہیے، اور اس طرح ایک کلیکٹیولی کوشش کی جانی چاہیے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کیا جائے، ان کو سنبھالا جائے، ان کا علاج کیا جائے، کیونکہ جنہیں یہ لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ سالہ سال تک اس کے اثرات بد سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو ایک پروسیس لمبا ہے اور اس میں مالی اخراجات بھی کافی حد تک ہو سکتے ہیں اور محنت بھی کافی پڑ سکتی ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی آفت سے ڈسے ہوئے ہیں تو ان طرح کے لوگوں کو بھی توبہ کے بعد اس طرح کے مراکز اور نوجوانوں کے ساتھ ملانے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر لطیف القندی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سید تجمل دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جہاں پر ریہیبلیٹیشن ہماری پالیسی تھی جس کے تحت سینٹر بھی کام کر رہا اور جموں کشمیر پولیس کے انڈر بھی کام چل رہا ہے، کیا وہ کام اس وقت کافی ہے؟ اگر کافی ہے تو پھر یہ پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال کہ جو این جی اوز ہیں وہ لوگ جن کی ٹیگ لائن ہے کہ ورک فار سوشل کاز، کیا اس ٹیگ لائن کو تبدیل کر کے اس سوشل کاز کی لائن میں یہ چیز ایڈ کرنے کی کیا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ کم سے کم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے فیوچر کو بچایا جائے؟ بالکل آصف، میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا کہ ڈاکٹر القندی صاحب کا یہ امپورٹنٹ میسج آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر علماء، خطیب حضرات اور سماج میں کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی مذہب کی پیشوائی کر رہا ہو، وہ اپنی طرف سے اپنا میسج اس جلسے میں رکھیں، اجتماع میں رکھیں جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔
لیکن میں بات مکمل کر رہا تھا کہ اس میں کون سے لوگ ہیں جو صف اول میں اس وقت آگے آ رہے ہیں. ایک تو ہم نے کہا کہ ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ والدین کے بیچ میں یا میاں بیوی کے بیچ میں دوریوں کے بعد جو بچے ماں کے پاس رہنے لگے ہیں ان کی پرسنٹیج ہے. تیسرا اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ہے وہ یہ فیکٹر ہے کہ جو مالدار گھرانوں کے ہیں, جو اچھے گھرانوں کے ہیں. چوتھا اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو لیبر کلاس ہے, یعنی ان کے ساتھ جس صحبت میں رہتے ہیں, اور بڑے بچپن میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ بری کمپنی سے, بری صحبت میں رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے. اور یہی وجہ رہی کہ اگر آپ آج کے نجی کوچنگ سینٹرز میں جائیں بیرون ریاست مختلف پروفیشنل کورسوں کے لیے, بچوں کو آپ 1 سال کے بعد دیکھتے ہیں. کیا 1 سال کے بعد آپ نے بچے میں کوئی تبدیلی پائی گھر آ کر؟ کیا وہ الگ تنہا کمرے میں رہنا پسند کرتا ہے؟ کیا وہ ماں باپ سے دور دور جانے لگتا ہے؟ کیا وہ رشتہ داروں کے گھر جانے سے اعتراض کرتا ہے؟ کیا کزنز کے آس پاس میں بیٹھنے سے وہ دوری اختیار کرتا ہے؟ یہ وہ سمپٹمز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ جسمانی طور پر ذہنی تبدیلی اس شخص میں آ چکی ہے. اب کل ملا کر اس معاملے کو لے کر کہ کیا ہمارے باز آباد کاری سینٹرز, ریہیبلیٹیشن سینٹرز, کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے؟ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہمارے پاس وہ شخص آتا ہے, وہ نوجوان آتا ہے بدقسمتی سے جو اس لت کا شکار ہوا ہوتا ہے, اور جو اس کا شکار نہیں ہوا ہوتا ہے وہ ابھی تک گھروں میں چھپا چھپی ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل کھیل کر کہیں نہ کہیں اس کے نزدیک اور آتا جا رہا ہے. جموں کشمیر پولیس, اس کے علاوہ میڈیکل کالج سری نگر سے ایسوسیٹڈ ہاسپٹل جہاں پر اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے, وہاں پر تعداد بہت زیادہ ہے. بیتے 6 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو 80% لوگوں کا ایڈمیشن یا داخلہ ہو چکا ہے. اس کے پس منظر میں آصف رشید آپ کو بتاؤں, جب ایک شخص اس لت کا شکار ہو چکا ہے اس کے بعد اسے رشتہ دار پسند نہیں کرتے ہیں, ہمسایہ پسند نہیں کرتے ہیں, اس کو بھیڑ میں نہیں بٹھایا جا سکتا ہے. اب وہ ایک الگ سا آئسولیشن سینٹر میں خود بخود چلا جاتا ہے. پڑھائی اگر اس نے نامکمل کی ہو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے, وہ دوبارہ پڑھائی کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ول پاور ہے, آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. ہم بدقسمت سے افیم, کوکین, براؤن شوگر کی بات کرتے ہیں, ہم داخلی دروازوں کی بات کرتے ہیں. سیکیورٹی کو اپنا دائرہ مزید سخت کرنا ہوگا, اور قانون کے حساب سے جو داخلی دروازے جموں کشمیر کی طرف آتے ہیں پٹھان کوٹ سے اور مختلف راستوں سے, یا سرحد کے اس طرف سے یا اس طرف سے, اس میں کسی ملک کو, کسی خاص انڈیویجول کو دوش نہیں دیا جا سکتا. وہ کاروباری ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری جموں کشمیر پولیس جو مختلف معنوں میں نمبر 1 ہے, انہیں اس چیز کو اور زیادہ سنجیدہ طریقے سے لینا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اب جو پرسنٹیج ہمارے پاس ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے. اور ایک بات اہم بتا دوں آصف, جو شخص اس لت میں پڑ چکا ہے, جو شخص اس پریشانی میں آ چکا ہے, کئی کیسز ہم نے دیکھے سری نگر کے آؤٹ سکرٹس میں, سوپور کے کئی علاقوں میں, اور حالیہ جموں میں کیس کی طرف فیلحال نہیں جاؤں گا کہ بیکاز دیٹس میٹر آف انویسٹیگیشن. اس کیس میں بھی ڈرگز کا انوالومنٹ ہو چکا ہے. جہاں ڈرگز کا انوالومنٹ ہے وہاں پر کیجوالٹی بھی ہمارے سامنے بہت آ چکی ہے. تجمل صاحب آخر پر آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا ہم سب کی ذمہ داری یہ اب بنتی ہے, جب ماحول ایسا تیار ہو چکا ہے, اب ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر اس پہ کام کریں, کیونکہ چنگاری ایک گھر سے جو نکلی ہے یہ ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی, اور پکڑ ہم سب کی ہوگی, آپ کی بھی پکڑ ہوگی, ہماری بھی پکڑ ہوگی. تو کیا ضرورت ہے کہ مل کر اس پہ کام کیا جائے؟ دیکھیے, یہ وہی گھر جانتا ہے جس پہ یہ پریشانی یا مصیبت کا عالم پڑ چکا ہے. کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا کہ جو گھر اسے افیکٹڈ تھا وہ مصیبت میں تھا, جو نہیں تھا وہ سینیٹائزر اور ماسک کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. نشیلی ادویات, ڈرگز کے کاروبار, منشیات کا کاروبار, جو لوگ اس میں افیکٹڈ ہیں, ہم سب کی اخلاقی, انفرادی, اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہمارا سوچ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ایک جنریشن کو تباہی کی اور جانے سے پہلے بچایا جا سکتا ہے. ہم سکولوں میں, ہم کالجوں میں, ہم یونیورسٹیز میں, ہم دفاتروں میں, ہم کسی بھی دفتر انسٹیٹیوشن میں کوشش کر سکتے ہیں, جتنا ہو سکے اپیل کریں. اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کام کی شروعات گھر سے کی جا رہی, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جب آپ گھر پہ اپنے افراد خانہ پہ نظر رکھیں گے, جب آپ میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار دیکھیں گے, جب آپ بچوں کو اپنے پاس ٹائم دیں گے, جب آپ اپنی تبدیلی, آپ اپنا آئسولیشن چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو والدین ہیں صبح جب اٹھیں تو بچوں کی خیر وعافیت پوچھیں اور جانے کی کوشش کریں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. لیٹ اس اسٹارٹ اٹ فرام آور ہومز, اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں
اور باقی لوگوں کو بھی اس کا استفادہ ضرور چلیے مل سکتا تجمل ہے۔ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہے۔ یہ بات ہو رہی تھی منشیات کے حوالے سے، اور وادی کشمیر میں جس طریقے سے آنکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ کافی تشویشناک ہے۔ اس کے بعد پروگرام میں ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے آبی پناہ گاہوں کی، اور آبی پناہ گاہوں کے حوالے سے بھی جو تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طریقے کے صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا۔ تجارتی وقفے کے فوراً بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے جموں کشمیر کے آبی پناہ گاہوں کی۔